इस चीज में पढ़ने जा रहे हैं शहर के बारे में। तो देखिए वन, जल और शहर और एवं पर्यावरण। तो वन पे क्या प्रभाव पड़ा शहर का, जल का क्या प्रभाव पड़ा शहर का, और पर्यावरण पर भी शहर का क्या प्रभाव पड़ा। आई बात समझ। जहां शहर बनाए जाते हैं वहां सबसे पहले जंगल जो थी वो काट दी गई, पक्का। अब जब जंगल काटी गई है तो वहां वन खत्म हो चुके हैं, और जब वन खत्म हो चुके हैं और शहर बहुत बड़ा बन गया है तो पानी का उपयोग ज्यादा होता है, और पानी कैसा हो रहा है वहां का, प्रदूषित। क्योंकि प्रतिदिन हर व्यक्ति बहुत सारा पानी प्रयोग करता है और वह गंदा हो जाता है, तो जल पर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, शहर का प्रदूषण। तो जब प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है तो इस शहर का पूरे पर्यावरण पर, जैविक और अजैविक घटकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बता रहा है, वन क्या है, वन की परिभाषा। तो वन की परिभाषा में बताता हूं, वह प्राकृतिक भूभाग जिस पर प्राकृतिक रूप से दूर दूर तक पेड़ों का सघन समूह, सघन माने घना, समूह माने झुंड, ऐसा स्थान जहां पर प्राकृतिक रूप से दूर दूर तक सघन पेड़ों का समूह जंगल या वन कहलाता है। वन क्या है आप लोग खुद समझो, कि जहां पर जंगल ही जंगल, ऐसा स्थान जहां पर प्राकृतिक रूप से, यानी हमने नहीं लगाया वो पेड़, प्रकृति ने लगाया, तो ऐसा स्थान जहां पर प्राकृतिक रूप से पेड़ों का घना समूह लगा हुआ है, उस स्थान को हम वन या जंगल कहते हैं। समझ में आ गया। फिर कह रहा है तथा वनों से कमी होने वाली हानियां कौन कौन सी। तो वन पेड़ों से बने, आपको पता है। अब पेड़ से जो जो लाभ हैं वही जंगलों से लाभ हैं, और जो जो हमें अगर पेड़ काट देते हैं तो जो जो हानियां हमें पेड़ काटने पर होती हैं वही हानियां हमें जंगल काटने पे होंगी। बात समझ में आई ना। तो फिर वन के काटने से क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहले वनों की कटाई से प्राकृतिक जीव जंतुओं का आवास छिन गया। छिन गया मतलब प्राकृतिक जीव जंतु को रहने के लिए स्थान ही नहीं बचा है। जहां बहुत सारी जंगल रहती थी वहां शेर, चीते, जंगली पशु पक्षी रहते थे। अब जंगल ही नहीं बचा तो पशु पक्षी क्या खाएंगे, कहां रहेंगे। इसका मतलब सबसे पहला है कि वनों की कटाई से प्राकृतिक जीव जंतुओं का आवास छिन गया, ये हानि हो गई। दूसरी, वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। कैसे, जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है। मिट्टी का कटाव हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। वन कट जाएंगे तो मिट्टी को जकड़ने के लिए पेड़ की जड़ें नहीं रहेंगी। जब जड़ें नहीं रहेंगी तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। कटाव ज्यादा होगा तो ऊपर की जो मृदा है, ऊपर की जो मृदा है वो मृदा कट कट करके बह के पानी के साथ समुद्र में चली जाएगी। फिर नीचे का क्या बचेगा, भूमि, कठोर चट्टाने, छरिया, उसमें आपकी कृषि भूमि रहेगी क्या, नहीं रहेगी। समझ में आ रहा। तो वन एक तो ये हो गया, प्राकृतिक आवास छिन गया, मिट्टी का कटाव, जल का प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जलाऊ लकड़ी जो हमें मिलती थी वनों से उसकी कमी आ रही है। जलाने के लिए लकड़ी अब मिलती है क्या, अब तो गैस सिलेंडर से काम चला रहे हैं ना, तो जलाऊ लकड़ी की कमी है। फल फूल वाले पौधों की कमी हो रही है, फल भी नहीं मिलेंगे, पौधे भी नहीं, वो फूल भी नहीं मिलेंगे। जड़ी बूटियों की भी कमी आ रही है। क्यों, पेड़ पौधों से आपको जड़ी बूटियां मिलती हैं, औषधि, तो औषधियों की भी कमी आ रही है। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको। अब जब जंगल कट जाएंगे तो आपके पर्यावरण में ठंडक नहीं रहेगी। जब ठंडक नहीं रहेगी तो बादल जो आएंगे वो ठंडे नहीं हो पाएंगे, वहां वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो वर्षा की कमी हो रही है। अब जब
वर्षा की कमी हो रही है तो फिर वर्षा के कारण सूखा बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। आई बात समझ? तो कितने हानि हो रही है जंगल की कटाव से। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करना चाहिए। आ गया समझ में? अब उसके बाद देखें, इसको पढ़ते हानियां। शहरीकरण से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये जो जतारा शहर बसा है, टीकमगढ़ शहर बसा है, दिल्ली शहर बसा है, कलकत्ता शहर बसा है, बॉम्बे शहर बसा है, ये शहर जहां बसे हैं वहां पहले बहुत सारी जंगल होगी, लेकिन उन जंगलों को काट करके बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई हैं, बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं। उस कारण से पर्यावरण के पेड़ काट दिए गए हैं और जल में प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शहरों से पर्यावरण में असंतुलन फैल रहा है। क्या हो रहा है? असंतुलन फैल रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, जो हमारे अजैविक तत्व थे उन तत्वों में प्रदूषण फैल रहा है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों में शहरीकरण के कारण, शहरों के कारण प्रदूषण फैल रहा है। समझ में आएगा? तो जी आपको बताना। अब जल संरक्षण के सामान्य उपाय कौन कौन से हैं? देखो, कक्षा 3 की किताब, कक्षा 4 की किताब, कक्षा 5 की किताब में जल ही जल पढ़ते आ रहे हैं। जल 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 ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। जल की रक्षा करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पढ़ते आ रहे हैं ना? जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये कह रहा है कि जल के संरक्षण के उपाय, सामान्य उपाय क्या है? जल को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? देखिए, वर्षा का पानी जब बरसता है, तेजी से अगर बरसता है तो पानी जमीन के अंदर ना पहुंचकर नदियों के माध्यम से वर्षा का पानी समुद्र में ही पहुंच जाता है। तो आपका पानी यहाँ रुक तो नहीं पाया, उस पानी को आपने रोक करके उसका संरक्षण तो नहीं कर पाया। तो संरक्षण करने के लिए, पानी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? छतों के पानी को सोखता गड्ढे में डालना चाहिए ताकि पानी जमीन के अंदर चला जाए। छोटे छोटे डैम बनाना चाहिए, डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए ताकि पानी वहीं रुका रहे। बड़े बड़े डैम भी बनाना चाहिए ताकि पानी संरक्षित बना रहे। तो ये तो हो गया संरक्षण। उसके बाद जल स्रोतों को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जल स्रोतों में ही गंदे नालियां नहीं छोड़ना चाहिए, गंदे नालियों का पानी नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जल का क्या किया जा सकता है? संरक्षण किया जा सकता है, सुरक्षा की जा सकती है, जल को बचाया जा सकता है। समझ में आया? आगे वाले में कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग का जल संरक्षण में क्या महत्व है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बारिश का पानी जब आपकी छत से आता है, उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे लाते हैं। ये आपका पानी जो यहाँ है, अगर आप इसको एक सोखता गड्ढा बना दें, उसमें पहले बड़े बड़े पत्थर बिछा दें, पहले 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा एक गड्ढा खोदिए। उस गड्ढे में नीचे क्या रखेंगे? बड़े बड़े पत्थर रखेंगे, फिर कंक्रीट रखेंगे, कंक्रीट माने ईंटों के टुकड़े रखेंगे, फिर उससे छोटे छोटे और टुकड़े रखेंगे, फिर 6 इंच, कितने इंच? 6 इंच बालू रख देंगे, बालू डाल देंगे, बालू माने रेत। और यही पानी अगर इस सूखता गड्ढा में आप छोड़ेंगे तो पानी कितना भी बरस जाए, पानी इस सूखता गड्ढा से बाहर नहीं निकलेगा, इसी में धरती के अंदर समा जाएगा। तो क्या होगा? आपके जमीन में जो पानी की स्तर की कमी आ रही है, वो पानी का स्तर ऊंचा आ जाएगा। ठीक है, यही पानी तो छन छन के आपको पीने के लिए मिलता है। आप क्या सोचते हैं कि धरती को नीचे से पानी आता है? नहीं, जो बारिश का पानी है वही धीरे धीरे नीचे रिसता जाता है और वही पानी आपके कुओं में, हैंडपंपों में आता है। आएगा?
तो ये प्रोसेस, ये क्रिया आपकी वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। इस क्रिया को मैं आपको बताऊंगा। तो लाखों हजारों वर्षों से भूमि में बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित अनेक प्रकार के पेड़, लाखों हजारों वर्षों से भूमि में विकसित अनेक प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पति के समूह को, जिसमें असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु और विशाल पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। वन वह स्थान है जहां पर प्राकृतिक रूप से पेड़ों का बहुत घना समूह होता है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों जीव जंतु पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। उसे हम वन कहते। समझ में आया? अब आप लोगों को वन ही नहीं आएगा कि वन किसे कहते हैं। तुम तो लिख दोगे वन जंगल को कहते हैं। तो जंगल तो पर्यायवाची शब्द है, आप तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बताओ तो वन क्या है। ठीक, लाखों हजारों वर्षों में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित माने वृद्धि करके अनेक प्रकार के पेड़ एवं वनस्पति के समूह को, जिसमें असंख्य सूक्ष्म से लेकर विशाल पशु पक्षी एवं जंतु निवास करते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। मनुष्य पेड़ों का समूह तो लगा सकता है, लेकिन जंगल नहीं लगा सकता, वन नहीं लगा सकता। पेड़ों के कुछ समूह 10 पेड़ लगा देगा, 100 लगा देगा, 1000 लगा देगा, 10,000 लगा देगा, 1 करोड़ लगा देगा, लेकिन असंख्य नहीं लगा सकता। असंख्य माने समझ में आएगा? संख्य से भी बड़े असंख्य पेड़ों को नहीं लगा सकता। मनुष्य पेड़ों का समूह तो लगा सकता है, किंतु वन नहीं लगा सकता, क्योंकि वन प्रकृति द्वारा हजारों वर्ष में तैयार होते। वन प्रकृति के द्वारा तैयार हुए हैं। आपके दादा परदादाओं ने नहीं इन पेड़ों को लगाया है, जंगल के पेड़ों को आपके दादा परदादाओं ने नहीं लगाया है, वो तो प्राकृतिक रूप से ही विकसित हुए। समझ में आया? यह है वन का चित्र है, आप देख सकते हैं। वनों से अब हमें क्या क्या मिलता है? लकड़ी, फल फूल, औषधि, वनोपज, वन धन उपज। तो क्या हो जाएगा? वनोपज, वन से उपज। जैसे आपको साग सब्जियां भी मिलती हैं, फल भी मिलते हैं, पौध भी मिलती है। वनोपज, प्राण वायु ऑक्सीजन, वन से क्या मिलता है? प्राण वायु ऑक्सीजन एवं अन्य प्रकार की उपयोगी वस्तुएं आपको वनों से प्राप्त होती हैं। वनों में बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जंगलों में कौन कौन से जानवर रहते हैं? उनके नाम नीचे दी गई पंक्ति में लिखिए। शेर, तेंदुआ, चीता, बंदर, हाथी, गेंडा, भालू, हिरण। ठीक है, जितने भी 12 सिंगा, जितने भी आपको जंगली जानवरों के नाम आते हैं, वो आप इस खाली स्थान में भरें। अब जैसे जैसे जनसंख्या ने वृद्धि की, जनसंख्या माने मानव की संख्या, मानव की संख्या में वृद्धि हुई, गिनती बढ़ी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20 बढ़े ना। तो जैसे जैसे जनसंख्या ने वृद्धि की एवं सभ्यता का विकास हुआ, पहले जब आदमी जंगलों में रहता था तो वो सभ्य नहीं था, सभ्यता में उसमें विकास नहीं था, लेकिन उसको फिर कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, आने जाने के लिए वाहन चाहिए, तो ये सभ्यता का विकास है ना। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अच्छे गुणों का विकास हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या का विकास हुआ, ठीक है, फिर मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, जरूरतें भी बढ़ती गई। साथ ही जीवन शैली में भी परिवर्तन आया, यानी जीवन को जीने के तरीके, जीवन को जीने का तरीका, स्टैंडर्ड में भी परिवर्तन आया। पहले आप वैसे 2 रोटी 2 कपड़े पहन के रह लेते थे, लेकिन आप 4 जोड़ी कपड़े चाहिए, 2 जोड़ी जूते चाहिए। ठीक है, तो जीवन स्तर में परिवर्तन आया। गांव से कस्बे बने तथा कस्बों से शहर बने। ठीक है, इमारतों एवं मकानों से बनने में लगने वाली लकड़ी, फर्नीचर, कागज आदि बनाने के लिए वनों को काटा गया। क्या किया गया?
मकान बनाना है, फर्नीचर बनाना है, बेड बनाना है, कागज बनाना है, तो इन चीजों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वनों को काटा गया, जिससे पर्यावरण की व्यवस्था चरमरा गई। पर्यावरण की जो व्यवस्था बनी हुई थी, संतुलन बना हुआ था, वो टूट गया, वो बर्बाद हो गया। चरमरा जाना माने बर्बाद हो गया, व्यवस्था चरमरा गई। ईंधन के लिए वृक्षों को काटकर लकड़ी का प्रयोग, ईंधन को चाहिए तो वृक्षों को काटकर उसकी लकड़ी जलाई गई। कल कारखाने बनाने के लिए भी वनों को काटा गया। हमने कि यहाँ एक कारखाना लगना है तो यहाँ जितने पेड़ हैं सब काट दो। किसी ने कहा यहाँ पर बड़ी एक बिल्डिंग बननी है, जितने पेड़ लगे हैं सब काट दो। तो वनों को क्या किएगा, काटा गया। सिंचाई करने एवं बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए। अब बांध कहाँ बनेगा, पहाड़ों पे तो बनेगा नहीं बांध। दो पहाड़ों के बीच में जो गहराई होती है वहां पर एक बांध बना देती, तो पानी पहाड़ों से तो रुका ही रहता है और बांध से भी रुक जाता है। तो उस स्थान पे बहुत सारा वन होता है, क्योंकि निचले हिस्से पे बहुत जंगल रहता है। अब जब वहां पानी भरने लगेगा तो वन जिंदा रह पाएंगे क्या, नहीं। तो बड़े बड़े बांध बनाए गए और बांधों से जो आसपास के जंगल थे जहां पानी का भराव आ रहा है, पानी का भराव जानते हैं, जितने में पानी भरा रहेगा उतने पेड़ सारे मारे जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े बांध बनाए गए जिनसे लाखों एकड़ 3.5 एकड़ यानी लगभग 2-2.5 एकड़ माने 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर माने मतलब 1000 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल से ऐसे 1000। 1 हेक्टेयर सुने, बाद में बता देंगे, जब गणित पढ़ेंगे तब मिलेगा ये चीज। जिनमें लाखों एकड़ वन नष्ट हो गए। बांधों से क्या होता है, पानी भरा होगा तो जहां पर जंगल पाए जाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसमें वनों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, जो जंगलों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, फल हैं, औषधियां हैं, वनोपज हैं, जड़ी बूटी हैं आदि की कमी होने लगी। क्या आप जानते हैं वृक्ष की जड़ें भूमि को बांध कर रखती हैं, बताया था, भूमि को जकड़ कर रखती हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं होता। और जब भूमि का कटाव नहीं होगा तो मृदा सुरक्षित रहेगी, तो मृदा में भी उपजाऊपन ज्यादा रहेगा। और पेड़ कटेंगे, भूमि का कटाव होगा, मृदा का कटाव होगा, तो भूमि भी अनुपजाऊ हो जाएगी। समझ में आया? अब इससे अच्छा क्या चाहते हैं आप लोग, कितना और सरल पढ़ना चाहते हैं? चलो, वनों की कमी से वर्षा प्रभावित होती है। बताया था कि बादल समुद्र से बन के आए, अगर जहां ठंडक होगी वहीं पर वो भाप या वाष्प पानी में बदल जाएगी, वर्षा हो जाएगी। लेकिन जहां ठंडक नहीं होगी वहां वर्षा नहीं होगी। तो जंगल जहां होंगे वहीं ठंडक होती है। गर्मियों में पेड़ के नीचे ठंडक होती है, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो जब बहुत सारे पेड़ लगे होंगे तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में तो ठंडक रहेगी। ठंडक रहेगी तो जो वाष्प के बादल उस जंगल के ऊपर से गुजरेंगे तो वहीं पर वो पानी में बदलकर बरस जाएंगे। आगे बात सुनो। तो वनों की कमी से वर्षा प्रभावित होती है, जिससे भूजल स्तर में कमी आई। भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसके स्तर में कमी आई। पहले 10 हाथ में पानी निकल आता था, 10 फीट पे पानी निकल आता था, अब तो 50 फीट खोदना पड़ता है कुआं, फिर भी हमारी सिंचाई नहीं हो पाती। 150 फीट हमें बोरिंग करानी पड़ती है, तब हमें पीने के लिए पानी मिल पाता है। इसका मतलब वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ने लगी, भूमि का जल स्तर घट गया, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। वनों के कटने से जंगली जंतुओं के आवास में भी कमी आई है। पहले बता दिया ना, वनों के कटने से जंगली जानवर, पशु पक्षी को रहने के लिए आवास ही नहीं बचा है। ठीक है, जिसके कारण गांव के आसपास आकर खेतों एवं पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगे। जो जंगल कट गए, जंगल कटने के कारण पालतू जानवरों को भी चराने के लिए गौचर नहीं है। गौ माने गाय को चराने का स्थान आपके क्षेत्र में नहीं बचा। और जो जंगली जानवर हैं वो अब आपके खेतों में आने लगे हैं। जैसे रोज अब वो खेतों में आएंगे तो आपकी खेत की फसल को खाएंगे,
फिर आप क्या करेंगे? उन्हें बंदूक मारेंगे, उन्हें मारेंगे, करंट लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर रहे, गलत है ना? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। आप लोग लेकिन नहीं समझ रहे उस चीज को। क्यों? आप लोगों को तो स्वार्थ दिख रहा है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, धनाढ्य बनने के लिए, सुविधाएं जोड़ने के लिए आप दूसरों की हत्याएं कर रहे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों की हत्या क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है? ठीक है, आप हत्या करो, सब करो, लेकिन एक दिन प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसी गर्मी बढ़ेगी इस धरती पर कि जो महाद्वीपों पर रखी हुई बर्फ है वो पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद उसका पानी समुद्र में आ जाएगा, और समुद्र पृथ्वी को डुबा देगा, तो प्रलय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रलय। तो संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण जीव जंतु का विनाश हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो सुने, अब कह रहा है कि पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगे, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वृक्षारोपण माने वृक्ष लगाने के लिए सलाह देना चाहिए कि आप लोग सब वृक्ष लगाओ, ताकि वृक्ष रहेंगे, हम रहेंगे, ठंडक रहेगी, वर्षा रहेगी, पर्यावरण में संतुलन रहेगा। और वृक्ष नहीं रहेंगे तो पर्यावरण की व्यवस्था चरमराती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अब पर्यावरण की ओर से फिर आप ही अपनी जड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक न एक दिन आपका अंत आने वाला है। तो इस प्रकार से समझना। सुने, बताइए वन किसे कहते हैं? तो देखो, जब मैंने पढ़ाने के पहले वन की परिभाषा बताई, जब यहाँ पढ़ाया तो परिभाषा बताई, अब प्रश्न आ गया फिर परिभाषा बताई, तो 3-4 बार तो मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। दिमाग खोल के बैठो, हर चीज समझ में आ जाएगी, और फिर बस करने बैठ जाओ। तो वन किसे कहते हैं? वन वह प्राकृतिक भूभाग है जिस पर पेड़ पौधों का असंख्य समूह रहता है, जिसमें असंख्य जीव जंतु, छोटे से लेके बड़े बड़े विशाल पशु निवास करते हैं, उसे हम वन कहते हैं। ठीक है, अब जे मैंने बोला 3 बार, वही किताब में लिखा है, अपनी भाषा बना के लिख दो, जरूरी नहीं है किताब का आप टिप्पी नकल करके लिखो। हैं? वन को काटने से होने वाली कोई 2 हानियां, तो मैंने आपको 2 हानियां नहीं बताई हैं, कम से कम 10 हानियां बताई हैं। वन के काटने से हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल स्तर नीचा हो रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, वर्षा की कमी हो रही है, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को छीना जा रहा है। आई बात समझ? और वनों से मिलने वाले वनों उपज, जड़ी बूटियां, फल फूल, जलाओ लकड़ी की कमी आ रही है, समझ में आया? अब फिर भी आप लोग नहीं लिख पाओगे तो आपकी कमी। अब बढ़ते शहरीकरण के कारण अब शहर, पहले गांव था, गांव से कस्बा बना, कस्बे से शहर बना। पहले क्या होता है? गांव जब बदलता है तो क्या में बदल जाता है? कस्बा। कस्बा के बाद क्या में बदल जाएगा? शहर। और शहर से भी आगे चल के क्या हो जाएगा? महाशहर। महा माने बड़ा और शहर माने शहर, महाशहर में बदल जाएगा। अब गांव ने ही पेड़ पौधों को काटा तो गांव बन गया। अब जब गांव का आसपास में भी पेड़ पौधे लगेंगे तो शहर, कस्बा बन जाएगा, उसको काट के। फिर कस्बा ने आसपास के पेड़ पौधों को काटना शुरू किया तो वहां शहर बन गया। फिर और आसपास के पेड़ पौधों को काट करके महाशहर या महानगर बन गया। ठीक है, अब ये कह रहा है, तो इस जब गांव से शहर बन रहा है, गांव से कस्बा, शहर और महाशहर बन रहा है, तो इसी प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरीकरण, यानी शहर में बदलना। कोई गांव जब शहर में बदल रहा है तो वह शहरीकरण कहलाता है। तो शहरीकरण कैसे होता है? एक तो गांव में अगर विकास है तो आसपास के आदमी यहाँ रुकने लगते, ठीक है,
तो फिर वो कस्बा बन जाता। अब कस्बे में अगर विकास हो रहा है तो आसपास के गांव के आदमी और इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, आने लगते हैं, बसने लगते हैं, अपने अपने धंधे करने लगते हैं, तो वो शहर बन जाता है। इसी प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अब देखो, बढ़ते शहरीकरण के कारण अनियंत्रित वनों की कटाई होने से, वनों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही होने से पर्यावरण असंतुलित हो गया। ये ना सोचो कि अभी पर्यावरण असंतुलित नहीं है, भाई पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, तो यही समझो बारिश में वर्षा नहीं हो रही, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, बहुत तेज सर्दी पड़ने लगी। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पर्यावरण में असंतुलन फैल चुका है, असंतुलन हो चुका है। अब इसको संतुलन करना आपकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण असंतुलित हो गया है। कल कारखाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे कैंसर और श्वास संबंधी रोग फैलने लगे। समझ में आई बात? प्रदूषण के कारण ही तो रोग फैल रहे हैं। जितना प्रदूषण, जैसे आप गंदी हवा लेंगे तो आपको तो बीमारी फेफड़ों की होना ही होना पक्का। आप गंदा पानी पिएंगे तो पेट की बीमारी होना ही होना, वो तो फिर कैंसर नहीं बनना। समझ में आई बात? अगर आप ज्यादा शोर शराबा सुनते हो तो आपका तो दिमाग खराब, दिमाग की बीमारियां होनी ही होना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कल कारखाना एवं वाहनों से निकले धुएं से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे कैंसर और श्वास संबंधी रोगों में बढ़ोतरी हुई। शहरीकरण एवं वनों के अभाव के कारण, शहरीकरण यानी शहर बन गए हैं और वन की कमी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एवं विषैली गैस, विषैली माने जहरीली गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। वाहन नहीं चलते थे पहले, इसलिए धुएं ही निकलता, इसलिए विषैली गैस ही नहीं निकलती। अब वाहन चल रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, उनसे विषैली गैस और जहरीली गैस निकल रही है और वो हमारे पर्यावरण की वायु को प्रदूषित कर रही है। तो इस प्रदूषण के कारण पर्यावरण का तापक्रम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तापक्रम। पहले इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से वायु प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तभी से पर्यावरण में तापक्रम यानी गर्मी बढ़ने लगी। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो जहां पर बर्फ रखी है, हिमालय पर्वत पर, अंटार्कटिका पर, ठीक है, ध्रुवों पर, तो बर्फ पिघलेगी पक्का। इसीलिए समुद्र का जल स्तर भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। जमीन का जल स्तर नीचे और समुद्र का जल स्तर ऊपर। क्यों? जो पानी आपका जमीन के अंदर सूखा हुआ वो भी आपका कहां पहुंच गया? समुद्र। जो आपका बर्फ के रूप में पर्वतों पे रखा था वो भी घुर घुर करके कहां पहुंच गया? समुद्र में। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा विषैली गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी होने से पर्यावरण का तापक्रम बढ़ा है। इससे अनेक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर, विलुप्त माने उनकी प्रजाति ही खत्म हो रही है पूरे संसार में। जैसे आपने डायनासोर सुना होगा, आप किसी भी जगह चले जाइए पूरे भारत, पूरे संसार में, पृथ्वी पे, तो आपको डायनासोर नहीं मिलेगा। लेकिन डायनासोर, हाँ, क्यों? उसकी प्रजाति विलुप्त हो गई, उसको ठंडक चाहिए थी। अब गर्मी बढ़ गई, अब ठंडक है ही नहीं, तो वो ठंडक गर्मी में रह नहीं सकता, इसलिए सब मर गए। तो प्रजाति क्या होगी? विलुप्त हो गई। डायनासोर भी, ऐसी कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही तथा मानसून भी प्रभावित हो रहा है। पता, पहले 4 महीने लगातार पानी बरसता, लेकिन अब 4 महीने में मात्र 4 हफ्ता पानी बरसता है, 4 सप्ताह पानी बरसता है, और वो भी नहीं। अब तो मुझे लगता है कि पूरे 4 महीने की बारिश सिर्फ 4 दिन होती है। फिर ऐसा भी समय आएगा कि 4 महीने की बारिश सिर्फ 4 घंटों में बदल जाएगी। एक ऐसा भी समय आएगा कि 4 वर्ष का बारिश सिर्फ 4 मिनट होगी। अब सोच लो फिर आपको पानी कहां से मिलेगा? सोच लीजिए आप, कुआं से। जब बरसेगा नहीं तो कहां कुआं भर जाएगा?